हिंदी साहित्य की मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाइए। कोहरे की वजह से खिड़कियों के शीशे धुंधले पड़ गए थे। गाड़ी 40 की रफ्तार से सुनसान अंधेरे को चीरती चली जा रही थी। खिड़की से सिर सटाकर भी बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी मैं देखने की कोशिश कर रहा था। कभी किसी पेड़ की हल्की गहरी रेखा ही गुजरती नजर आ जाती तो कुछ देख लेने का संतोष होता। मन को उलझाए रखने के लिए इतना ही काफी था। आंखों में जरा नींद नहीं थी। गाड़ी को जाने कितनी देर बाद जाकर कहीं रुकना था। जब और कुछ दिखाई ना देता तो अपना प्रतिबिंब तो कम से कम देखा ही जा सकता था। अपने प्रतिबिंब के अलावा और भी कई प्रतिबिंब थे। ऊपर की बर्थ पर सोए व्यक्ति का प्रतिबिंब अजब बेबसी के साथ हिल रहा था। सामने की बर्थ पर बैठी स्त्री का प्रतिबिंब बहुत उदास था। उसकी भारी पलकें पल भर के लिए ऊपर उठती, फिर झुक जाती। आकृतियों के अलावा कई बार नई नई आवाजें ध्यान बटा देती, जिनसे पता चलता कि गाड़ी पुल पर से जा रही है या मकानों की कतार के पास से गुजर रही है। बीच में सहसा इंजन की चीख सुनाई दे जाती, जिससे अंधेरा और एकांत और गहरे महसूस होने लगते। मैंने घड़ी में वक्त देखा। 11:15 बजे थे। सामने बैठी स्त्री की आंखें बहुत सुनसान थी। बीच बीच में उनमें एक लहर सी उठती और विलीन हो जाती। वह जैसे आंखों से देख नहीं रही थी, सोच रही थी। उसकी बच्ची, जिसे फर के कंबलों में लपेटकर सुलाया गया था, जरा जरा कुनमुनाने लगी। उसकी गुलाबी टोपी सिर से उतर गई थी। उसने 2-1 बार पैर पटके अपनी बंधी हुई मुट्ठियां ऊपर उठाई और रोने लगी। स्त्री की सुनसान आंखें सहसा उमड़ आईं। उसने बच्ची के सिर पर टोपी ठीक कर दी और उसे कंबलों समेत उठाकर छाती से लगा लिया, मगर इससे बच्ची का रोना बंद नहीं हुआ। उसने उसे हिलाकर और दुलारकर चुप कराना चाहा, मगर वह फिर भी रोती रही। इस पर उसने कंबल थोड़ा हटाकर बच्ची के मुंह में दूध दे दिया और उसे अच्छी तरह अपने पास सटा लिया। मैं फिर खिड़की से सिर सटाकर बाहर देखने लगा। दूर बत्तियों की एक कतार नजर आ रही थी। शायद कोई आबादी थी या सिर्फ सड़क ही थी। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी और इंजन बहुत पास होने से कोहरे के साथ धुआं भी खिड़की के शीशों पर जमता जा रहा था। आबादी या सड़क जो भी वह थी, अब धीरे धीरे पीछे जा रही थी। शीशे में दिखाई देते प्रतिबिंब पहले से गहरे हो गए थे। स्त्री की आंखें मुंद गई थी और ऊपर लेटे व्यक्ति की बाह जोर जोर से हिल रही थी। शीशे पर मेरी सांस के फैलने से प्रतिबिंब और धुंधले हो गए थे, यहाँ तक कि धीरे धीरे सब प्रतिबिंब अदृश्य हो गए। मैंने तब जेब से रुमाल निकालकर शीशे को अच्छी तरह पोंछ दिया। स्त्री ने आंखें खोल ली थी और एकटक सामने देख रही थी। उसके होंठ पर हल्की सी रेखा फैली थी, जो ठीक मुस्कुराहट नहीं थी। मुस्कुराहट से बहुत कम व्यक्त उस रेखा में कहीं गंभीरता थी और अवसाद भी, जैसे वह अनायास उभर आई किसी स्मृति की रेखा थी। उसके माथे पर हल्की सी सिकुड़न पड़ गई थी। बच्ची जल्दी ही दूध से हट गई। उसने सिर उठाकर अपना बिना दांत का मुंह खोल दिया और किलकारी भरती हुई माँ की छाती पर मुट्ठियों से चोट करने लगी। दूसरी तरफ से आती एक गाड़ी तेज रफ्तार में पास से गुजरी तो वह जरा सहम गई, मगर गाड़ी के निकलते ही और भी मुंह खोलकर किलकारी भरने लगी। बच्ची का चेहरा गदराया हुआ था और उसकी टोपी के नीचे से भूरे रंग के हल्के हल्के बाल नजर आ रहे थे। उसकी नाक जरा छोटी थी, पर आंखें माँ की तरह गहरी और फैली हुई थी। माँ के गाल और कपड़े नोचकर उसकी आंखें मेरी तरफ घूम गई और वह बाहें हवा में पटकती हुई मुझे अपनी किलकारियों का निशाना बनाने लगी। स्त्री की पलकें उठी और उसकी उदास आंखें क्षण भर मेरी आंखों से मिली रही। मुझे उस क्षण के लिए ऐसा लगा कि मैं एक ऐसे क्षितिज को देख रहा हूँ जिसमें गहरी सांझ के सभी हल्के गहरे रंग झिलमिला रहे हैं और जिसका दृश्यपट क्षण के हर 100वें हिस्से में बदलता जा रहा है। बच्ची मेरी तरफ देखकर बहुत हाथ पटक रही थी, इसलिए मैंने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, आ बेटे आ। मेरे हाथ पास आ जाने से बच्ची के हाथों का हिलना बंद हो गया और
उसके होंठ रुआसे हो गए। स्त्री ने बच्ची के होठों को अपने होठों से छुआ और कहा, जा बिट्टू, जाएगी उनके पास। लेकिन बिट्टू के होंठ और रुआसे हो गए और वह माँ के साथ सट गई। गैर आदमी से डरती है, मैंने मुस्कुराकर कहा और हाथ हटा लिए। स्त्री के होंठ भिज गए और माथे की खाल में थोड़ा सा खिंचाव आ गया। उसकी आंखें जैसे अतीत में चली गईं। फिर सहसा वहां से लौट आई और बोली, नहीं, डरती नहीं, इसे दरअसल आदत नहीं है। यह आज तक या तो मेरे हाथों में रही है या नौकरानी के। और वह उसके सिर पर झुक गई। बच्ची उसके साथ सटकर आंखें झपकाने लगी। महिला उसे हिलाती हुई थपकियां देने लगी। बच्ची ने आंखें मूंद ली। महिला उसकी तरफ देखती हुई जैसे चूमने के लिए होंठ बढ़ाए उसे थपकियां देती रही। फिर एकाएक उसने झुककर उसे चूम लिया। बहुत अच्छी है हमारी बिट्टू, छत से सो जाती है, यह उसने जैसे अपने से कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उदास सा उत्साह भर रहा था। कितनी बड़ी है यह बच्ची? मैंने पूछा। 10 दिन बाद पूरे 4 महीने की हो जाएगी, वह बोली, पर देखने में अभी उससे छोटी लगती है। नहीं, मैंने आंखों से उसकी बात का समर्थन किया। उसके चेहरे में एक अपनी ही सहजता थी। मैंने सोई हुई बच्ची के गाल को जरा सहला दिया। स्त्री का चेहरा और भावपूर्ण हो गया। लगता है आपको बच्चों से बहुत प्यार है, वह बोली। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी आंखें उसके चेहरे से हट गईं। बिजली की बत्ती के पास कीड़ा उड़ रहा था। मेरे? मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तो कोई नहीं है, मगर मतलब ब्याह हुआ है, अभी बच्चे बच्चे नहीं हुए। वह मुस्कुराई। आप मर्द लोग तो बच्चों से बचे ही रहना चाहते हैं ना? मैंने होठ सिकोड़ लिए और कहा, नहीं, यह बात नहीं, हमारे ये तो बच्ची को छूते भी नहीं। वह बोली, कभी 2 मिनट के लिए भी उठाना पड़ जाए तो झल्लाने लगते हैं। अब तो खैर वे इस मुसीबत से छूटकर बाहर ही चले गए हैं। और सहसा उसकी आंखें छलछला आईं। रुलाई की वजह से उसके होंठ बिल्कुल उस बच्ची जैसे हो गए थे। फिर सहसा उसके होठों पर मुस्कुराहट लौट आई, जैसे अक्सर सोए हुए बच्चों के साथ होता है। उसने आंखें झपकाकर अपने को सहज किया और बोली, वे डॉक्टरेट के लिए इंग्लैंड गए हैं, मैं उन्हें बंबई में जहाज पर चढ़ाकर आ रही हूँ। वैसे 6-8 महीने की बात है, फिर मैं भी उनके पास चली जाऊंगी। फिर उसने ऐसी नज़र से मुझे देखा जैसे उसे शिकायत हो कि मैंने उसकी इतनी व्यक्तिगत बात उससे क्यों जान ली। आप बाद में अकेले जाएंगी? मैंने पूछा। इससे तो आप अभी साथ चली जाती। उसके होंठ सिकुड़ गए और आंखें फिर अंतर्मुख हो गईं। वह कई पल अपने में डूबी रही और उसी भाव में बोली, साथ तो नहीं जा सकती थी क्योंकि अकेले उनके जाने की भी सुविधा नहीं थी, लेकिन उनको मैंने किसी तरह भेज दिया। चाहती थी कि उनकी कोई तो चाह मुझसे पूरी हो जाए। दिशी की बाहर जाने की बहुत इच्छा थी। अब 6-8 महीने मैं अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाऊंगी और थोड़ा बहुत कहीं से उधार लेकर अपने जाने का इंतजाम करूंगी। उसने सोच में डूबती उतराती अपनी आंखों को सहसा सचेत कर लिया और फिर कुछ क्षण शिकायत की नज़र से मुझे देखती रही। फिर बोली, अभी बिट्टू भी बहुत छोटी है ना, 6-8 महीने में यह बड़ी हो जाएगी और मैं भी तब तक थोड़ा और पढ़ लूंगी। दिशी की बहुत इच्छा है कि मैं MA कर लूं, मगर मैं ऐसी जड़ और नाकारा हूं कि उनकी कोई भी चाह पूरी नहीं कर पाती। इसलिए इस बार उन्हें भेजने के लिए मैंने अपने सब गहने बेच दिए। अब मेरे पास मेरी बिट्टू है और कुछ नहीं। और वह बच्ची के सिर पर हाथ फेरती हुई भरी भरी नज़र से उसे देखती रही। बाहर वही सुनसान अंधेरा था, वही लगातार सुनाई देती इंजन की फक फक। शीशे से आंख गड़ा लेने पर भी दूर तक वीरानगी ही वीरानगी नजर आती थी, मगर उस स्त्री की आंखों में जैसे दुनिया भर की वात्सलता सिमट आई थी। वह फिर कई क्षण अपने में डूबी रही। फिर उसने एक उसास ली और बच्ची को अच्छी तरह कंबलों में लपेटकर सीट पर लिटा दिया। ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ आदमी खर्राटे भर रहा था। एक बार करवट बदलते हुए वह नीचे गिरने को हुआ, पर सहसा हड़बड़ाकर संभल गया। फिर कुछ ही देर में वह और जोर से खर्राटे भरने लगा। लोगों को जाने सफर में कैसे इतनी गहरी नींद आ जाती है, वह स्त्री बोली।
मुझे 2-2 रात सफर करना हो तो भी मैं एक पर नहीं सो पाती। अपनी अपनी आदत होती है। हाँ, आदत की ही बात है, मैंने कहा। कुछ लोग बहुत निश्चिंत होकर जीते हैं और कुछ होते हैं कि बगैर चिंता के जी ही नहीं सकते। और वह हंसती। उसकी हंसी का स्वर भी बच्चों जैसा ही था। उसके दांत बहुत छोटे छोटे और चमकीले थे। मैंने भी उसकी हंसी में साथ दिया। मेरी बहुत खराब आदत है, वो बोली। मैं बात पे बात के सोचती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। ये मुझसे कहते हैं कि मुझे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, खुलकर हंसना, बात करना चाहिए, मगर इनके सामने मैं ऐसी गुमसुम हो जाती हूँ कि क्या कहूँ। वैसे और लोगों से भी मैं ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन इनके सामने तो चुप्पी ऐसी छा जाती है जैसे मुंह में जबान हो ही नहीं। अब देखिए ना, इस वक्त मैं कैसे लतर लतर बात कर रही हूँ। और वह मुस्कुराई। उसके चेहरे पर हल्की सी संकोच की रेखा आ गई। रास्ता काटने के लिए बात करना जरूरी हो जाता है, मैंने कहा, खासतौर से जब नींद ना आ रही हो। उसकी पलकें पल भर फैली रही। फिर वह गर्दन जरा झुकाकर बोली, ये कहते हैं कि जिसके मुंह में जबान ना हो उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे काटी जा सकती है। ऐसे इंसान में और एक पालतू जानवर में क्या फर्क है। मैं हजार चाहती हूँ कि इन्हें खुश दिखाई दूं और इनके सामने कोई ना कोई बात करती रहूं, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। इन्हें फिर गुस्सा आ जाता है और मैं रो देती हूँ। इन्हें मेरा रोना बहुत बुरा लगता है। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए, जिन्हें उसने अपनी साड़ी के पल्ले से पोंछ लिया। मैं बहुत पागल हूँ, वह फिर बोली। ये जितना मुझे टोकते हैं मैं उतना ही ज्यादा रोती हूँ। दरअसल ये मुझे समझ नहीं पाते। मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, फिर जाने क्यों ये मुझे बात करने के लिए मजबूर करते हैं। और फिर माथे को हाथ से दबाए हुए बोली, आप भी अपनी पत्नी से जबरदस्ती बात करने के लिए कहते हैं। मैंने पीछे टेक लगाकर कंधे सिकोड़ लिए और हाथ बगलों में दबाए बत्ती के पास उड़ते कीड़े को देखने लगा। फिर सिर को जरा सा झटक कर मैंने उसकी तरफ देखा। वह उत्सुक नजर से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, मुझे यह कहने का कभी मौका ही नहीं मिल पाता। मैं बल्कि 5 साल से यह चाह रहा हूँ कि वह जरा कम बात किया करे। मैं समझाता हूँ कि कई बार इंसान चुप रहकर ज्यादा बातें कर सकता है। जुबान की कई बातों में वह रस नहीं होता जो आंखों की चमक से या होठों के कंपन से या माथे की एक लकीर से कही गई बात में होता है। मैं जब उसे यह समझाना चाहता हूँ तो वह मुझे विस्तार पूर्वक बतला देती है कि ज्यादा बात करना इंसान की निश्चलता का प्रमाण है, और मैं इतने सालों में उसके प्रति उसकी भावना को समझ ही नहीं सका। वह दरअसल कॉलेज में लेक्चरर है और अपनी आदत की वजह से घर में भी लेक्चर देती रहती है। ओह, वह थोड़ी देर दोनों हाथों में अपना मुंह छिपाए रही, फिर बोली, ऐसा क्यों होता है ये मेरी समझ में नहीं आता। मुझे दिशी से यही शिकायत है कि वे मेरी बात नहीं समझ पाते। मैं कई बार उनके बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर उनसे बात करना चाहती हूँ। कई बार उनके घुटनों पर सिर रखकर मुंदी आंखों से कितना कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं कि यह सब गुड़िया का खेल है, उनकी पत्नी को जीता जागता इंसान होना चाहिए। और मैं इंसान बनने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं बन पाती, कभी नहीं बन पाती। इन्हें मेरी कई आदतें अच्छी नहीं लगती। मेरा मन होता है कि चांदनी रात में खेतों में घूमूं या नदी में पैर डालकर घंटों बैठी रहूं, मगर ये कहते हैं कि ये सब आइडल मन की वृत्तियां हैं। इन्हें क्लब, संगीत सभाएं और डिनर पार्टियां अच्छी लगती हैं। मैं इनके साथ वहां जाती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। मुझे वहां जरा अपनापन महसूस नहीं होता। ये कहते हैं कि तू पिछले जन्म में मेढकी थी, जो तुझे क्लब में बैठने की बजाय खेतों में मेढकों की आवाजें सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि मैं इस जन्म में भी मेढकी हूँ। मुझे बरसात में भीगना बहुत अच्छा लगता है और भीग कर मेरा मन कुछ न कुछ गुनगुनाने को करता है। हालांकि मुझे गाना नहीं आता। मुझे क्लब में सिगरेट के धुएं में घुटकर बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। वहां मेरे प्राण गले को आने लगते हैं। उस थोड़े से समय में ही मुझे उसके चेहरे का उतार चढ़ाव काफी परिचित लगने लगा था। उसकी बात सुनते हुए मेरे मन पर हल्की सी उदासी छाने लगी थी। हालांकि मैं जानता था
कि वह कोई भी बात मुझसे नहीं कह रही थी। वह अपने से बात करना चाहती है और मेरी मौजूदगी उसके लिए सिर्फ एक बहाना है। मेरी उदासी भी उसके लिए ना होकर अपने लिए थी, क्योंकि बात उससे करते हुए भी मुख्य रूप से मैं सोच अपने विषय में रहा था। मैं 5 साल से मंजिल दर मंजिल विवाहित जीवन से गुजरता आ रहा था, रोज यही सोचते हुए कि शायद आने वाला कल जिंदगी के इस ढांचे को बदल देगा। सतह पर हर चीज ठीक थी, कुछ गलत नहीं था, मगर सतह के नीचे जीवन कितनी कितनी उलझनों और गांठों से भरा था। मैंने विवाह के पहले दिनों में ही जान लिया था कि नलिनी मुझसे विवाह करके सुखी नहीं हो सकी, क्योंकि मैं उसकी कोई भी महत्वाकांक्षा पूरी करने में सहायक नहीं हो सकता। वह एक भरा पूरा घर चाहती थी जिसमें उसका शासन हो, और ऐसा सामाजिक जीवन जिसमें उसे महत्व का दर्जा प्राप्त हो। वह अपने से स्वतंत्र अपने पति के मानसिक जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकती थी। उसे मेरी भटकने की वृत्ति और साधारण कामों मानसिक विकृतियां लगती थी, जिन्हें वह अपने अधिक स्वस्थ जीवन दर्शन से दूर करना चाहती थी। उसने इस विश्वास के साथ जीवन आरंभ किया था कि वह मेरी त्रुटियों की क्षतिपूर्ति करती हुई बहुत शीघ्र ही मुझे सामाजिक दृष्टि से सफल व्यक्ति बनाने की दिशा में ले जाएगी। उसकी दृष्टि में यह मेरे संस्कारों का दोष था जो मैं इतना अंतर्मुख रहता था और इधर उधर मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करता था। वह इस परिस्थिति को सुधारना चाहती थी, पर परिस्थिति सुधारने की जगह बिगड़ती गई थी। वह जो कुछ चाहती थी वह मैं नहीं कर पाता था, और जो मैं कुछ चाहता था वह उससे नहीं होता था। इससे हम में अक्सर चकचक होने लगती थी और कई बार दीवारों से सिर टकराने की नौबत आ जाती थी। मगर सब हो चुकने पर नलिनी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाती थी और उसे फिर मुझसे यह शिकायत होती थी कि मैं 2-2 दिन अपनी उन साधारण घटनाओं के प्रभाव से मुक्त क्यों नहीं हो पाता। मगर 2-2 दिन क्या, कभी कभी उन घटनाओं के प्रभाव से मैं बिल्कुल मुक्त नहीं हो पाता था, और रात को जब वह सो जाती थी तो घंटों तकियों में मुंह छिपाए कराहता रहता था। नलिनी आपसी झगड़े को उतना अस्वाभाविक नहीं समझती थी जितना मेरे रात भर जागने को, और इसके लिए मुझे नर्व टॉनिक लेने की सलाह दी जाती थी। विवाह के पहले 2 वर्ष इसी तरह बीते थे और उसके बाद हम अलग अलग जगह काम करने लगे थे। हालांकि समस्या ज्यों की त्यों बनी थी, पर जब भी हम इकट्ठे होते वही पुरानी जिंदगी लौट आती थी। फिर भी नलिनी का यह विश्वास अभी तक कम नहीं हुआ था कि कभी न कभी मेरे सामाजिक संस्कारों का उदय होगा और तब हम साथ रहकर सुखी विवाहित जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आप कुछ सोच रहे हैं? उस स्त्री ने अपनी बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैंने सहसा अपने को सहेज कर कहा, हाँ, मैं आप ही की बात को लेकर सोच रहा था। कुछ लोग होते हैं जिनसे दिखावटी शिष्टाचार आसानी से नहीं ओढ़ा जाता। आप भी शायद उन्हीं लोगों में से हैं। मैं नहीं जानती, वह बोली, मगर इतना जानती हूँ कि मैं बहुत से परिचित लोगों के बीच अपने को अपरिचित, बेगाना और अनमेल अनुभव करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है। मैं इतनी बड़ी होकर भी वह कुछ नहीं जान पाई जो लोग छुटपन से ही सीख जाते हैं। दिशी का कहना है कि मैं सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल मिसफिट हूँ। आप भी यही समझती हैं? मैंने पूछा। कभी समझती हूँ, कभी नहीं समझती है, वह बोली। एक खास तरह के समाज में मैं जरूर अपने को मिसफिट अनुभव करती हूँ, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बीच जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्याह से पहले मैं 2-1 बार कॉलेज की पार्टियों के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए गई थी। वहां सब लोगों को मुझसे यही शिकायत होती थी कि मैं जहां बैठ जाती हूँ वहीं की हो जाती हूँ। मुझे पहाड़ी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनके घर के लोगों से भी बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती थी। एक पहाड़ी परिवार की मुझे आज तक याद है। उस परिवार के बच्चे मुझसे इतना घुल मिल गए थे कि मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें छोड़कर उनके यहाँ से चल पाई थी। मैं कुल 2 घंटे उन लोगों के पास रही थी। 2 घंटे में मैंने उन्हें नहलाया धुलाया भी था और उनके साथ खेलती भी रही। बहुत ही अच्छे बच्चे थे वह। हाय, उनके चेहरे इतने लाल थे कि क्या कहूँ। मैंने उनकी माँ से कहा था कि वह अपने छोटे लड़के किशन को मेरे साथ भेज दे। वह हंसकर बोली कि तुम सभी को ले जाओ, यहाँ कौन इनके लिए मोती रखे हैं।
यहाँ तो 2 साल में इनकी हड्डियां निकल आएंगी, वहाँ खा पी कर अच्छे तो रहेंगे। मुझे उनकी बात सुनकर रुलाई आने को हुई। मैं अकेले होती तो शायद कई दिनों के लिए उन लोगों के पास रह जाती। ऐसे लोगों में जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो आपको भी लग रहा होगा कि कितनी अजीब हूं मैं। ये कहा करते थे कि मुझे किसी अच्छे मनोविद से अपना विश्लेषण कराना चाहिए, नहीं तो किसी दिन मैं पागल होकर पहाड़ों पर भटकती फिरूंगी। यह तो अपनी अपनी बनावट की बात है, मैंने कहा। मुझे खुद आदिम संस्कारों के लोगों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं आज तक एक जगह घर बनाकर नहीं रह सका और ना ही आशा है कि कभी रह सकूंगा। मुझे अपनी जिंदगी की जो रात सबसे ज्यादा याद आती है, वह रात मैंने पहाड़ी गुजरों की एक बस्ती में बिताई थी। उस रात उस बस्ती में एक ब्याह था, इसलिए सारी रात वे लोग शराब पीते और नाचते गाते रहे। मुझे बहुत हैरानी हुई। तब मुझे बताया गया कि वही गुजर 10-10 रुपए के लिए आदमी का खून भी कर देते हैं। आपको सचमुच इस तरह की जिंदगी अच्छी लगती है? उसने कुछ आश्चर्य और अविश्वास के साथ पूछा। आपको शायद खुशी हो रही है कि पागल होने की उम्मीदवार आप अकेली ही नहीं हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। वह भी मुस्कुराई। उसकी आंखें सहसा भावनापूर्ण हो उठी। उस एक क्षण में मुझे उन आंखों में न जाने कितना कुछ दिखाई दिया। करुणा, क्षोभ, ममता, आर्द्रता, ग्लानि, भय, असमंजस और स्नेह। उसके होंठ कुछ कहने के लिए कांपे, लेकिन कांपकर ही रह गए। मैं भी चुपचाप उसे देखता रहा। कुछ क्षणों के लिए मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है और मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और आगे क्या कहना चाहता था। सहसा उसकी आंखों में फिर वही सूनापन भरने लगा और क्षण भर में ही वह इतना बढ़ गया कि मैंने उसकी तरफ से आंखें हटा ली। बत्ती के पास उड़ता कीड़ा उसके साथ सटकर झुलस गया था। बच्ची नींद में मुस्कुरा रही थी। खिड़की के शीशे पर इतनी धुंध जम गई थी कि उसमें अपना चेहरा भी दिखाई नहीं देता था। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो रही थी। कोई स्टेशन आ रहा था। 2-1 बत्तियां तेजी से निकल गईं। मैंने खिड़की का शीशा उठा दिया। बाहर से आती बर्फानी हवा के स्पर्श से स्नायुओं को थोड़ा सचेत कर दिया। गाड़ी एक बहुत नीचे प्लेटफॉर्म के पास आकर खड़ी हो गई थी। यहाँ कहीं थोड़ा पानी मिल जाएगा? मैंने चौंक कर देखा कि वह अपनी टोकरी में से कांच का एक गिलास निकालकर अनिश्चित भाव से हाथ में लिए है। उसके चेहरे की रेखाएं पहले से गहरी हो गई थी। पानी आपको पीने के लिए चाहिए? मैंने पूछा। हाँ, कुल्ला करूंगी और पीऊंगी भी। न जाने क्यों होंठ कुछ चिपक से रहे हैं। बाहर इतनी ठंड है, फिर भी देखता हूँ यहाँ कोई नल वल हो तो। मैंने गिलास उसके हाथ से ले लिया और जल्दी से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। न जाने मनहूस स्टेशन था कि कहीं भी कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा था। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही हवा के झोंकों से हाथ पैर सुन्न होने लगे। मैंने कोट के कॉलर ऊंचे कर लिए। प्लेटफॉर्म के जंगल के बाहर से फैलकर आए 2-1 पेड़ हवा में सरसरा रहे थे। इंजन के भाप छोड़ने से पहले शू की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद वहां गाड़ी सिग्नल न मिलने की वजह से रुक गई थी। दूर कई डिब्बे पीछे एक नल दिखाई दिया तो मैं तेजी से उस तरफ चल दिया। ईंटों के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते का शब्द मुझे अजीब सा लगा। मैंने चलते चलते गाड़ी की तरफ देखा। किसी खिड़की से कोई चेहरा बाहर नहीं झांक रहा था। मैं नल के पास जाकर गिलास में पानी भरने लगा। तभी हल्की सी सीटी देकर गाड़ी एक झटके के साथ चल पड़ी। मैं भरा हुआ पानी का गिलास लिए अपने डिब्बे की तरफ दौड़ा। दौड़ते हुए मुझे लगा कि मैं उस डिब्बे तक नहीं पहुंच पाऊंगा और सर्दी में उस अंधेरे और सुनसान प्लेटफॉर्म पर ही मुझे बिना सामान के रात बितानी होगी। यह सोचकर मैं और तेज से दौड़ने लगा। किसी तरह अपने डिब्बे के बराबर पहुंच गया। दरवाजा खुला था और वह दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर गिलास मुझसे ले लिया। फुटबोर्ड पर चढ़ते हुए एक बार मेरा पैर जरा सा फिसला, मगर अगले ही क्षण मैं स्थिर होकर खड़ा हो गया। इंजन तेज होने की कोशिश में हल्के हल्के झटके दे रहा था और ईंटों के प्लेटफॉर्म की जगह अब नीचे अस्पष्ट गहराई दिखाई देने लगी थी। अंदर आ जाइए। उसके यह शब्द सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे फुटबोर्ड से आगे भी कहीं जाना है।
डिब्बे के अंदर कदम रखा तो मेरे घुटने जरा जरा कांप रहे थे। अपनी जगह पर आकर मैंने टांगे सीधी करके पीछे टेक लगा ली। कुछ पल बाद आंखें खोली तो लगा कि वह इस बीच मुंह धो आई है। फिर भी उसके चेहरे पर मुर्दानी सी छा रही थी। मेरे होंठ सूख रहे थे। फिर मैं भी थोड़ा मुस्कुराया। क्या बात है, आपका चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पूछा। मैं कितनी मनहूस हूँ, कहकर उसने अपना निचला होंठ जरा सा काट लिया। क्यों, मेरी वजह से आपको कुछ हो जाता? यह खूब सोचा आपने। नहीं, मैं हूं ही ऐसी, वह बोली। जिंदगी में हर एक को दुखी दिया है, अगर कहीं आप ना चढ़ पाते तो उसने होठ जरा सिकोड़े। तो मुझे पता नहीं, पर उसने खामोश रहकर आंखें झुका ली। मैंने देखा कि उसकी सांस जल्दी जल्दी चल रही थी। महसूस किया कि वास्तविक संकट की अपेक्षा कल्पना का संकट कितना बड़ा और खतरनाक होता है। शीशा उठा रहने से खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने खींचकर शीशा नीचे कर दिया। आप क्यों गए थे पानी लेने के लिए? आपने मना क्यों नहीं कर दिया? उसने पूछा। उसके पूछने के लहजे से मुझे हंसी आ गई। आप ही ने तो कहा था, मैं बोला। मैं तो मूर्ख हूँ, कुछ भी कह देती हूँ। आपको तो सोचना चाहिए था। अच्छा, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इससे उसके मुरझाए होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। आप भी कहेंगे कैसी लड़की है, उसने आंतरिक भाव के साथ कहा। सच कहती हूँ, मुझे जरा अकल नहीं है। इतनी बड़ी हो गई हूँ पर अकल रत्ती भर नहीं। सच। मैं फिर हंस दिया। आप हंस क्यों रहे हैं? उसके स्वर में फिर शिकायत का स्पर्श आ गया। मुझे हंसने की आदत है, मैंने कहा। हंसना अच्छी आदत नहीं है। मुझे इस पर फिर हंसी आ गई। वह शिकायत भरी नजर से मुझे देखती रही। गाड़ी की रफ्तार फिर तेज हो रही थी। ऊपर की बर्थ पर लेटा आदमी सहसा हड़बड़ाकर उठ बैठा और जोर जोर से खांसने लगा। खांसी का दौरा शांत होने पर उसने कुछ पल छाती को हाथ में दबाए रखा। फिर भारी आवाज में पूछा, क्या बजा है? 11:15, मैंने उसकी तरफ देखकर उत्तर दिया। कुल 11:15, उसने निराश स्वर में कहा और फिर लेट गया। कुछ ही देर में वह फिर खर्राटे भरने लगा। आप भी थोड़ा देर सो जाइए। वह पीछे टेक लगाए शायद कुछ सोच रही थी या केवल देख रही थी। आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए, मैंने कहा। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे गाड़ी में नींद नहीं आती, आप सो जाइए। मैंने लेटकर कंबल ले लिया। मेरी आंखें देर तक ऊपर की बत्ती को देखती रहीं, जिसके साथ झुलसा हुआ कीड़ा चिपक कर रह गया था। रजाई भी ले लीजिए, काफी ठंड है, उसने कहा। नहीं, अभी जरूरत नहीं, मैंने बहुत से गर्म कपड़े पहने हुए हैं। ले लीजिए, नहीं बाद में ठिठुरते रहिएगा। नहीं, ठिठुरूंगा नहीं, मैंने कंबल गले तक लपेटते हुए कहा। और थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होती रहे तो अच्छा लगता है। बत्ती बुझा दूं? कुछ देर बाद उसने पूछा। नहीं, रहने दीजिए। नहीं, बुझा देती हूँ, ठीक से सो जाइए। और उसने उठकर बत्ती बुझा दी। मैं काफी देर अंधेरे में छत की ओर देखता रहा। फिर मुझे नींद आने लगी। शायद रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। जब इंजन के भोंपू की आवाज से मेरी नींद खुली, वह आवाज कुछ ऐसी भारी थी कि मेरे सारे शरीर में एक झुरझुरी सी भर आई थी। पिछले किसी स्टेशन पर इंजन बदला गया था। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी तो मैंने सिर थोड़ा ऊंचा उठाया। सामने की सीट खाली थी। वह स्त्री न जाने किस स्टेशन पर उतर गई थी। इसी स्टेशन पर उतरी हो, यह सोचकर मैंने खिड़की का शीशा उठा दिया और बाहर देखा। प्लेटफॉर्म बहुत पीछे रह गया था और बत्तियों की कतार के सिवा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने शीशा फिर नीचे खींच लिया। अंदर की बत्ती अब भी बुझी हुई थी। बिस्तर में नीचे की ओर सरकते हुए मैंने देखा कि कंबल के अलावा मैं अपनी रजाई भी लिए हूँ, जिसे अच्छी तरह कंबल के साथ मिला दिया गया है। गर्मी की कई एक सिहरनें एक साथ शरीर में भर गई। ऊपर की बर्थ पर लेटा आदमी अब भी उसी तरह जोर जोर से खर्राटे भर रहा था।